अच्छा जी, हम बात कर रहे थे बूटस्ट्रैप प्रोग्राम की कि हमारा कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में क्या मैकेनिज्म कंप्यूटर फॉलो करता है। अब हमारे यहाँ जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर इन्हें पुराने सिस्टम में रोम कह लें वो होती थी और आजकल के सिस्टम्स में उसको फ्लैश कहा जाता है। इसमें ऐसे कोड्स रखे जाते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस रखे जाते हैं जो कि पूरे कंप्यूटर के इनिशियलाइजेशन और उसकी जो बेसिक सेटिंग के लिए लाजमी होती हैं और वो कोड या वो हिस्सा हमेशा रहता है। इन्हें आप पावर ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं वो इरेज नहीं होता, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पड़ी रहती हैं, वो हमेशा रहती हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है ये अगर किसी रोम में है यानी फ्लैश में या रोम में इसका कोड यानी ये पूरा इंस्ट्रक्शन जो है इसी इंस्ट्रक्शन की शक्ल में है तो इसको हम कहते हैं माइक्रो कोड। यानी अगर वो रोम में बर्न है, रोम में एम्बेड है इंस्ट्रक्शन की शक्ल में तो उसको हम कहते हैं माइक्रो कोडेड, यानी माइक्रो कोडेड आपका फर्मवेयर कहलाता है। अब दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास रोम नहीं है यानी रोम आप यूज़ नहीं करते और उसके लिए आप स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर कंपोनेंट्स बनाते हैं। स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर कंपोनेंट्स से मतलब ये है कि आप जो भी काम करवा रहे हैं वो उन इंस्ट्रक्शंस के बजाय आपके पास एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर है, स्पेशलाइज्ड ब्लॉक्स हैं हार्डवेयर की, तो उसको हम फिर हार्ड वाइड कहते हैं, यानी हार्ड वाइड आपका फर्मवेयर है। तो ये हार्ड वाइड इसी केस में यानी जो बूटस्ट्रैपिंग है इसके लिए यूज़ नहीं होता। मोस्टली जो सूटेबल है और यूज़ हो रहा है वो मेमोरी के अंदर यानी रोम की शक्ल में या फ्लैश की शक्ल में इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है। और ये इंस्ट्रक्शंस कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आप बूटस्ट्रैप प्रोग्राम भी कहते हैं, बूटस्ट्रैप मैकेनिज्म के लिए इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं और इसको आप माइक्रो कोड भी कहते हैं। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपके सिस्टम को इनिशियलाइज करता है और आपके जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं या पेरिफेरल आपके रजिस्टर्स वगैरह हैं, आपकी बाकी मेमोरीज हैं, उन सब को इनिशियलाइज करता है। अच्छा, और पहले हमने जिक्र किया था कि बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या है। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब ये है कि जब आप कोई रनिंग स्टार्ट करते हैं या कोई भी एथलीट रनिंग स्टार्ट करता है तो उससे पहले रनिंग से पहले वो अपने बूट्स के तस्मे टाइट करता है। तो यहाँ पर स्ट्रैप का मतलब वो तस्मे हैं, तो बूट्स के तस्मे कंप्यूटर अपने बूट्स के तस्मे टाइट करता है और उसके बाद रनिंग शुरू करता है, यानी उसके बाद कंप्यूटर रनिंग स्टेज में होता है। तो यहाँ पर रोम की बात हो गई कि रोम में आपका वो तमाम माइक्रो कोड पड़ा होता है। दूसरा हिस्सा, अब रोम के अंदर जो माइक्रो कोड है या इंस्ट्रक्शंस हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शंस ने काम क्या करना है। अब यहाँ आते हैं कंप्यूटर के बाकी हिस्सों की तरफ। लेट सपोज हमारे यहाँ ये हार्ड ड्राइव है, ठीक है, ये आपका हार्ड डिस्क है। अब अच्छा जी, अब यहाँ पर रोम के अंदर तो इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी काम कैसे करना है, ठीक है, यानी क्या काम करना है और कैसे करना है, ये चीजें यहाँ पर स्टोर होंगी। अब यहाँ पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो आपके बाकी तमाम डेटा है, यानी मतलब जो भी आपकी बाइनरी इंफॉर्मेशन है वो तमाम आपकी यहाँ पर स्टोर है। अच्छा, तमाम आपकी इंफॉर्मेशन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड वो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है।
तो अब हार्ड डिस्क में जो चीज़ें स्टोर्ड हैं वो यानी मेन मकसद क्या है कि इसके बाद रोम के इन इंस्ट्रक्शंस ने हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को या ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नल और बाकी जो सिस्टम के बाकी कमांड्स हैं उनको स्टार्ट करना है, उनको एग्जीक्यूट करवाना है। अब उस एग्जीक्यूशन के लिए लाजमी है कि आपका ये जो कोड है यानी ये जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है ये कहाँ पर आए, रैम में। तो यहाँ पर आपकी रैम आ जाती है कि रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको मैं इरेज करता हूँ कि यहाँ पर रैम में लेट सपोज आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिसको हम मतलब कर्नल फिलहाल कहेंगे कि कर्नल और उसके साथ जो बाकी सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन बैकग्राउंड प्रोग्राम्स हैं, सिस्टम बैकग्राउंड तो ये यहाँ पर लोड हो जाते हैं। और ये लोड किसने करना है, रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है, रोम के अंदर जो माइक्रो कोड है उसने हार्ड डिस्क से इन कर्नल और जो बाकी बैकग्राउंड सिस्टम प्रोग्राम्स हैं इनको उठाना है, रैम में ले आना है। अब रैम में आने का मतलब क्या होता है कि रैम डायरेक्ट रीड होता है सीपीयू में, यानी रैम को सीपीयू रीड करता है। वो कैसे, लेट सपोज ये आपका सीपीयू है और इसके अंदर सीपीयू के अंदर आपका एक रजिस्टर है जिसे पीसी कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। तो यहां पर इस काम के बाद यानी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और बैकग्राउंड सिस्टम प्रोग्राम जब रैम में आ जाते हैं तो इसके बाद यहाँ पर यानी जो ये असल में ये जितनी भी सीक्वेंसेस हैं ये पहले से लिखी होती हैं, यानी लिखने का मतलब ये है कि इसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपके ओवरऑल सिस्टम में। यानी मतलब इसके बाद वाला जो काम है कि रोम से जो भी मतलब ऑपरेशन मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं उन्होंने क्या करना है, एग्जीक्यूट होना है और उन्होंने हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लाना है। अब रैम की एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। रैम में जो भी डेटा है, यानी डेटा से मतलब है कर्नल और सिस्टम के बैकग्राउंड प्रोसेसेस या बैकग्राउंड प्रोग्राम्स। ये कैसे एग्जीक्यूट होते हैं कि यहाँ पर जो इस रैम के एड्रेसेस हैं ये यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर में आते हैं 1 by 1, और जो एड्रेस यानी मतलब इस रैम के जिस एड्रेस पे जो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में आता है इसका मतलब है कि उस लोकेशन के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन से मतलब कर्नल और सिस्टम बैकग्राउंड प्रोग्राम्स, यही इंस्ट्रक्शन उठाई जाती हैं और कंप्यूटर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है सॉरी आपका जो सीपीयू है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। अब फर्दर जो यानी प्रोग्राम काउंटर ने क्या किया, एड्रेस जनरेट किया और उस एड्रेस की बेस पे जो डेटा था यानी इंस्ट्रक्शंस थी कर्नल की और सिस्टम प्रोग्राम्स की वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाएंगी। ये 1 by 1 होता है, साइमल्टेनियसली एक टाइम पे दो काम नहीं होते, ये 1 by 1 होता है। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसको IR कहते हैं, यहाँ पर कर्नल के या यानी प्रायोरिटी होती है कि कौन से कर्नल वाले इंस्ट्रक्शंस पहले एग्जीक्यूट करवाने हैं या बैकग्राउंड प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट करवाने हैं, ये डिजाइनर के ऊपर है। अब यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शंस है, लेट सपोज कर्नल के इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहे हैं तो उनके इंस्ट्रक्शन 1 by 1
यहां पर आएंगे। अब हर इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा कि उसके अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब डिकोड कौन करता है? डिकोड जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है वो उसके बारे में उसके पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से इंस्ट्रक्शन को कैसे डिकोड करवाना है और कैसे इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहां पर डिकोडिंग का अमल शुरू होगा। डिकोडिंग के बाद फिर उसको अगर किसी रजिस्टर में कोई डाटा, आपकी बात सही है जी जी, किसी रजिस्टर में अगर डाटा मूव करा, रिपीट कर। अब सही है? जी सर। अच्छा, रिपीट कर देने पाए। यानी यहां पर आपका कंट्रोल यूनिट है माइक्रो प्रोसेसर का, और ये कंट्रोल यूनिट जो है क्या करेगा? उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। डिकोडिंग के बाद फिर उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। एग्जीक्यूशन से मतलब है अगर कोई एलयू वाला काम है या मेमोरी को वापस, एक इंस्ट्रक्शन इसने एग्जीक्यूट किया, अच्छा कि इसके बाद दूसरा जो है इंस्ट्रक्शन कर्नल का रैम में जाके वो लोड करना है। उसके लिए लाजमी क्या होता है? अच्छा जी, उसके लिए लाजमी ये होता है कि यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर में उसी दूसरे इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जनरेट हो जाए, और उसी मतलब उस एड्रेस जनरेट हो जाने के बाद क्या होगा कि वही इंस्ट्रक्शन लोड होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। फिर कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करेगा और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। अब एग्जीक्यूशन कहाँ होती है? एएलयू में। यहाँ पर एएलयू में एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जब कर्नल और सिस्टम के बैकग्राउंड प्रोग्राम्स ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं, यानी वो ये स्टेबलाइज हो जाते हैं, ठीक है, यानी स्टेबलाइज हो जाते हैं। ये मतलब जहां जहां पर इन्होंने अपने डेटा को मूव कराना था, या जहां जहां पर जिन जिन रिसोर्सेज को या जिन जिन कंपोनेंट्स को इन्होंने इनिशियलाइज कराना था, वो सारा जब ये कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपका सिस्टम रेडी होता है कि कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाए, ख्वाह वो यूजर की तरफ से या किसी सिस्टम की तरफ से, कि उन्हीं कामों को, यानी यूजर वाले काम को या प्रोग्राम्स को ये एग्जीक्यूट कर सके। तो ये जो कहानी थी, ये बूटस्ट्रैपिंग वाली कहानी थी कि आपका सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है। तो स्टार्टिंग में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं? पहला मेन काम रोम का है। रोम क्या करता है? रोम के अंदर आपका माइक्रो कोड होता है, जो कि जिसे आप फर्मवेयर कहते हैं। यानी ये असल में यानी इनिशियल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यही रोम में जो होता है, यानी जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है यही आपका इनिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद ये होता है कि ये क्या करता है कि हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नल और सिस्टम के बैकग्राउंड प्रोग्राम्स को लोड करता है रैम में, और उनकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है। जब वो अपना एग्जीक्यूशन यानी वो एक स्टेबल स्टेज में आ जाते हैं, तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल के पास कंट्रोल आ जाता है, और वो कहता है कि यूजर या कोई दूसरा, यानी मतलब दूसरी कोई मशीन, वो उसे इनपुट दें। उस इनपुट को इंटरप्ट कहते हैं, यानी इसको कोई इंटरप्ट कर ले। तो उसके बाद आपका यानी मतलब बूटस्ट्रैपिंग वाला सेक्शन है, बूटस्ट्रैपिंग वाला जो मैकेनिज्म है, ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट आपकी स्लाइड्स में कंप्यूटर सिस्टम किस तरह ऑर्गेनाइज होता है, और ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये कैसे कनेक्ट होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है कि हमारे यहाँ एक मेमोरी है, और उसके साथ, उस मेमोरी के साथ सीपीयू और बाकी जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड हैं थ्रू सम कॉमन बस।
अब ये जितनी भी बस एक है, ये एक बस से ये सारी कम्युनिकेशन होगी। यहां पर देखिए, मैं ये इमेज ले आता हूं उधर पेंट में। अच्छा जी, ये हैंग हो जाता है थोड़ा सा, यहाँ पर करते हैं। अच्छा, ये जितने पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ये सीपीयू के साथ और मेमोरी के साथ इनकी कम्युनिकेशन होती है। ये जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये तमाम इस कॉमन बस के ज़रिए मेमोरी और सीपीयू के साथ और आपस में अगर है तो आपस में ये सारी कम्युनिकेशन होती है। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी हैं? हार्ड डिस्क हैं। सर आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, कोई क्या इशू होगा? इंटरनेट कनेक्शन तो ठीक चल रहा है, लेकिन अच्छा जी, अब ये जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ये कनेक्टेड होते हैं सीपीयू और मेमोरी के साथ। हर एक डिवाइस, जितनी भी डिवाइसेस हैं, हर एक डिवाइस का एक कंट्रोलर होता है, यानी ये एक हार्डवेयर होता है। हर एक डिवाइस का, ये ज़हन में रख लें कि हर एक डिवाइस का एक कंट्रोलर होता है जो कि हार्डवेयर होता है, यानी हार्डवायर्ड। अच्छा, फिर उसके बाद इसके मुकाबले में ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उस कंट्रोलर के लिए एक ड्राइवर होता है। यानी जब आप कोई नया कंपोनेंट, नया पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के साथ, तो आप उसके लिए उसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, या अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप नया इंस्टॉल करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और ये डिवाइस जो है, ये आपस में कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। वो कैसे कि ड्राइवर जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के करीब है, यानी वो सॉफ्टवेयर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी ज़ुबान को या उसको समझता है। फिर ड्राइवर आगे कंट्रोलर को समझता है, ठीक है, और कंट्रोलर आगे अपने जो पेरिफेरल डिवाइस है उसको समझता है। यानी मॉनिटर है तो ग्राफिक्स एडाप्टर जो है, यानी कंट्रोलर है इसका, ये मॉनिटर को समझता है। फिर ग्राफिक्स के एडाप्टर का जो ड्राइवर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, यानी मॉनिटर के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है। अब ये जितनी भी हमारे यहाँ ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये नॉर्मल रूटीन में कोई भी, अगर आपका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंटरप्ट ड्रिवन है, तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी डिवाइस अपना काम कंप्लीट करेगा। यानी कोई, मतलब सपोज मॉनिटर अगर डिस्प्ले कर रहा है, तो डिस्प्ले के बाद, हर डिस्प्ले के बाद, यानी डिस्प्ले कंप्लीट करता है तो उसके बाद वो सीपीयू को बताएगा कि ये जो बस है ये अब अवेलेबल है। अच्छा, अब ये हर एक जितनी भी कंट्रोलर्स लगे हैं, इनके बफर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये जो कॉमन बस है, इस पे लोड जो है ये कम हो जाता है। वो कैसे कि आपने डेटा यहाँ पर बफर को दे दिया, अब उस बफर को उसने, यानी बफर से इस डिवाइस ने डेटा रीड करना है और डिस्प्ले कराना है मॉनिटर की केस में। तो यहाँ पर फिर सीपीयू या इस बस की कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जब ये अपना काम कंप्लीट करता है तो फिर इंटरप्ट जनरेट करता है, सीपीयू को बताता है कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, अब यानी मतलब मैं दूसरे काम के लिए अवेलेबल हूँ, या जो बाकी यानी मतलब मेन पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म इस तरीके से चलता है कि आपके पेरिफेरल डिवाइसेस सीपीयू के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा,
इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शंस हैं, ये सारे मैकेनिज्म थी इंटरप्ट की। अब इंटरप्ट में हार्डवेयर बेस्ड इंटरप्ट भी हो सकती हैं और सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट भी हो सकती हैं। तो हार्डवेयर बेस्ड इंटरप्ट, अगर कोई डिवाइस कोई काम कंप्लीट करता है तो अपना यानी मतलब एक इंटरप्ट जनरेट करता है। दूसरा जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट्स हैं, अगर कहीं पर कोई एरर आता है या यूजर रिक्वेस्ट आता है तो वो सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट होती है। और ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से कोई काम नहीं करता, यानी ये ऐसा कोई अच्छी चीज नहीं है जो कि खुद ही सारा काम आपको करके देता है। आप उसे बताएंगे तब वो काम करेगा, यानी इसी वजह से इसे इंटरप्ट ड्रिवन कहते हैं। आगे बिट्स की बात है, यानी मतलब जो स्टोरेज कंपोनेंट्स हैं उनका जिक्र है। अब स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं उनकी हायरार्की जरा डिस्कस करते हैं। स्टोरेज में टॉप पे आपके पास ज़्यादा स्टोरेज वाले कंपोनेंट या ज़्यादा स्टोरेज वाले डिवाइसेस आएंगे, यानी हार्ड डिस्क हैं या कोई फ्लैश मेमोरीज हैं। अब ये साइज में बड़ी होती हैं, ठीक है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज साइज में ज़्यादा होती हैं और ये इसका जो पर बिट प्राइस है वो कम होता है बनिस्बत जो दूसरे यानी मतलब मेमोरी वाले मेमोरी वगैरह हैं या फ्लैश हैं, कैशे है, तो इनकी यानी इनका साइज छोटा होता है रैम वगैरह का, और इनकी जो प्राइस है वो पर बिट इससे यानी सेकेंडरी स्टोरेज से ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेमोरीज आ जाती हैं, बफर्स और रजिस्टर्स, इनकी प्राइस पर बिट प्राइस और बढ़ जाती हैं। अब आते हैं कि ये बिट क्या है, जिसको हम बिट कहते हैं, नहीं 1 बिट 2 बिट, हम कहते हैं ये रजिस्टर इतने बिट्स हैं और मेमोरी इतने मेगाबाइट है, इतने गीगाबाइट्स हैं। इसी तरह हम कहते हैं हार्ड डिस्क इतने टेराबाइट्स हैं। तो ये सारी मैकेनिज्म ऐसा क्यों है, यानी मतलब हम बिट्स में, कंप्यूटर की जुबान में हम बिट्स में बात क्यों करते हैं। इसकी कहानी यूं है कि ये 1947 के लगभग MIT US में एक स्टूडेंट था, MS थीसिस में उसने एक रिसर्च की और उसकी फाइंडिंग्स ये थी कि हमारे जितनी भी ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर को आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, जो कि ऑन ऑफ एक कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑन ऑफ होती हैं। और उसकी मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के देता हूँ कि लेट सपोज मैं अगर मॉसफेट ट्रांजिस्टर बनाता हूँ, फ्री हैंड ड्राइंग, अच्छा ये जो नज़र आ रहा है ये एक मैं मॉसफेट ट्रांजिस्टर बना रहा हूँ। इसको गेट टर्मिनल कहते हैं। ये जो टर्मिनल है इसको गेट कहते हैं। इसको सोर्स कहते हैं और इसको ड्रेन कहते हैं।
अब सोर्स जो है ये मोस्टली हाई वोल्टेज सोर्सेज से हम कनेक्ट करते हैं, जिसको आप VDD या इस तरह कोई नाम देते हैं। इन्हें वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज बैटरी समझ लें सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। और यहाँ पर ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं कॉमन टर्म्स में। और इस टाइप के ट्रांजिस्टर को या FET को हम NMOS कहते हैं। NMOS का मतलब यह है कि अगर गेट टर्मिनल पे हाई वोल्टेज होगी तो तब ये सोर्स टू ड्रेन जो ये पाथ है ये कंडक्ट करेगा। अगर यहाँ पर लो वोल्टेज होगी, यानी मतलब लेट्स सपोज 3 वोल्ट से कम वोल्टेज यहाँ पर गेट टर्मिनल पे होगी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये सोर्स टू ड्रेन वाला जो पाथ है ये ओपन होगा, यानी यहाँ पर क्लोज होगा, यानी यहाँ पर कोई कंडक्शन नहीं होगी, चार्जेस की कंडक्शन नहीं होगी। इसको कहते हैं NMOS। इसकी दूसरी टाइप है कि यहाँ पर एक बबल सा होता है। ये जो लोकेशन है, अभी इसको मैं PMOS बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बबल होगा, तो इसको अब हम PMOS कहेंगे। NMOS की जगह इसको हम PMOS कहेंगे। या PMOS। अब इसका मैकेनिज्म, पहले का मैकेनिज्म क्या था कि गेट टर्मिनल पे अगर हाई वोल्टेज है तो उस केस में सोर्स टू ड्रेन वाला जो पाथ है ये यानी इस पे चार्जेस फ्लो करेंगी। अगर यहाँ पर लो वोल्टेजेस हैं गेट पे तो उस केस में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगी, और यहाँ पर ये यानी मतलब इसको इलेक्ट्रॉनिक्स की जुबान में फिर ओपन कहते हैं। ओपन का मतलब है कि दोनों टर्मिनल्स के दरमियान गैप है। अच्छा, इसी तरह जो PMOS है, PMOS का मैकेनिज्म उससे उलट है। उलट कैसे कि जब यहाँ पर हमारे यहाँ गेट टर्मिनल पे लो वोल्टेज होगी तो ये पाथ जो है कंडक्शन पाथ होगी, सोर्स टू ड्रेन। अगर हाई वोल्टेज होगी तो ये पाथ कंडक्शन पाथ नहीं होगी, यानी यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होगी। अच्छा, अब ये यहाँ पर जिस तरह हमने मतलब 0 और 1 पे, या सॉरी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज पे ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये ऑन ऑफ हो रही थी, यानी ये जो सोर्स टू ड्रेन कनेक्शन है ये कभी ऑन हो रहा था और ये कभी ऑफ हो रहा था। अब ये मैकेनिज्म, यानी हमने यहाँ पर हाई वोल्टेज दिया, हाई वोल्टेज को अगर हम रिप्रेजेंट करें अपनी जुबान में, यानी मतलब अपनी जो यूं समझे बुलियन जुबान में, अगर हम उसको 1 कंसिडर कर लें हाई वोल्टेज को, और इसी तरह लो वोल्टेज को हम 0 कंसिडर कर लें, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इसका मतलब है कि इस ट्रांजिस्टर के हाई वोल्टेज को हमने लेट सपोज 5 वोल्ट को हमने कह दिया कि ये 1 है, और 5 से नीचे यानी 3 से नीचे जो है लेस देन 3, इसको हमने नाम दिया 0 का। तो अब ये 0 1 कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम बूलियन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। यानी इसको हम क्या कहते हैं, बूलियन लैंग्वेज। तो MIT का वो स्टूडेंट जिसने अपने MS थीसिस में, उसका नाम था शेनन, उसने अपने MS थीसिस में ये डिमार्केशन की, ये एक रिलेशनशिप एक्सप्लोर किया कि हमारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनके और बूलियन लैंग्वेज के दरमियान एक रिलेशन हो सकती है। और ये एक उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च थी, यानी ये इसने ऐसा काम किया कि उसके बाद हम जो कंप्यूटर्स आज देख रहे हैं, हम जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंट और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इसी एक्सप्लोरेशन और इसी रिसर्च के रिजल्ट में हमें मिली हैं।
जब से उसने ये कहा कि हम ट्रांजिस्टर्स की जुबान को कन्वर्ट कर सकते हैं बूलियन जुबान में, या बूलियन जुबान को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांजिस्टर की जुबान में, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम जिस जुबान को समझते हैं हमारे यानी मतलब हम 0 और 1 को ज्यादा समझते हैं बनिस्बत हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को। अब 0 और 1 ये जो बूलियन लैंग्वेज है ये कन्वर्टेबल है डेसिमल और हेक्साडेसिमल में। डेसिमल को हम ह्यूमन आईज जो है या ह्यूमन माइंड्स जल्दी पैक कर लेते हैं। फिर उसकी बेस पे, इस बूलियन रिप्रेजेंटेशन की बेस पे हम अपनी जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, पाओ इंग्लिश है, उर्दू है, फारसी है, फ्रेंच है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो इस बूलियन लैंग्वेज से हम उसको डिकोड अपनी मर्जी के मुताबिक उसको डिकोड कर सकते हैं और इनकोड कर सकते हैं। कि हम ये कहें कि अच्छा अगर हमारे पास 001 है तो इससे मेरा मतलब है कि हाई, लेट सपोज, ठीक है। ये अगर हम अपनी तरफ से अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं तो हमारी जितनी भी ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं वो बूलियन लैंग्वेज में कन्वर्टेबल है, और बूलियन लैंग्वेज कन्वर्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स की जुबान में जिसको हम ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। तो इस डिस्कवरी के बाद ये हुआ कि इन ट्रांजिस्टर्स की आईसीज बनना शुरू हो गई, कि एक ट्रांजिस्टर यानी मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला के एक आईसी बनना शुरू हो गई। अच्छा, अब इससे आईसीज कैसे बनती हैं मैं एक सिंपल मिसाल दूंगा। आप एक सिंपल गेट का आप लोगों ने पढ़ा होगा इन्वर्टर या नॉट गेट। नॉट गेट आप लोगों ने पढ़ा है कहीं? अच्छा जी, अब हम आते हैं यानी इन्वर्टर या नॉट गेट, उसमें 2 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं और उसका मैकेनिज्म मैं यहां पर डिस्प्ले करता हूं। ये PMOS यहां रखते हैं और उसके साथ NMOS लगाते हैं। अच्छा जी, ये जो इसको हम NMOS बनाते हैं। और ये दोनों यहाँ पर सोर्स और ड्रेन की कनेक्ट करते हैं। फिर हम ये करते हैं कि इनकी जो इनपुट्स हैं, जो गेट्स वगैरह हैं, इनको शॉर्ट करते हैं और ये हमारा इनपुट होगा और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, ये जहाँ पर मिक्स हो रही है। यानी इसका मतलब ये है कि ये हमारा इनपुट है यहाँ पर, सॉरी, ये इनपुट और यहाँ पर आउटपुट है। और यहाँ पर ये हाई वोल्टेज, लेट सपोज ये हम कहते हैं कि 5 वोल्ट बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है और ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ग्राउंड को हम मतलब, अच्छा, अब बूलियन जुबान में हम ग्राउंड को क्या कहते हैं? 0 और
हाई वोल्टेज जो हमारे यहाँ 5 वोल्ट है, तो इसको हम 1 कहते हैं। इसी तरीके से जब हम इसे इनपुट देते हैं, ये भी 5 वोल्ट और 0 वोल्ट इस तरह देंगे, या मतलब 5 से नीचे जो हमारा फिक्स्ड लिमिट होगा, जिस तरह यहाँ पर लेस देन 3 वोल्ट है, इस तरह हम देंगे। तो अगर हम बूलियन की ज़ुबान में उसको हम 0 और 1 कहते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पर 0 देते हैं। अब जिस तरह मैकेनिज्म मैंने बताया था कि जब 0 गेट टर्मिनल पे 0 होगा तो आपका ये वाला ट्रांजिस्टर जो है, यानी ये जो PMOS है, ये ऑन होगा। जब 0 गेट टर्मिनल पे 0 मिलेगा तो ये ऑन होगा, यानी ये जो कंडक्शन पाथ है सोर्स टू ड्रेन, ठीक है। यानी यहां से इस 5 वोल्ट सोर्स से चार्जेस आएंगी यहां पर, ठीक है, यानी करंट आएगा यहां पर। इसका मतलब है कि ये वाली जगह, ये जो आउटपुट वाली जगह है और ये 5 वोल्ट वाली जगह है जो सोर्स वाली, ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगी, सेम पोटेंशियल पे या सेम वोल्टेज पे आएंगी। इसको हम जुबान में, इसकी बूलियन जुबान में हम इसको 1 कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की जुबान में हम 5 वोल्ट कहेंगे, यानी एक्चुअल में ही 5 वोल्ट आ जाता है, लेकिन हम चूंकि बूलियन जुबान में कन्वर्जन करते हैं। अच्छा, अब यही 0 हमने इनपुट दिया है ना, दोनों ट्रांजिस्टर को सेम इनपुट दिया है। अब यही 0 जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जब हमने NMOS के लिए कहा था कि जब गेट टर्मिनल पे 0 मिलेगा तो ये कंडक्शन नहीं होगी, तो यानी इसके इस ग्राउंड और इसके दरमियान कोई कंडक्शन नहीं होगी, ये रास्ता बंद होगा। जब ये रास्ता बंद है तो आपका जो आउटपुट है वो अच्छी तरीके से, यानी मतलब आपका वही 1 डिस्प्ले होगा। और ये आपका जो नॉट गेट जब आप पढ़ते हैं, जिसको आप इन्वर्टर भी कहते हैं, नॉट गेट जो जब आप पढ़ते हैं तो उसका भी यही काम होता है। नॉट गेट को हम अगर 0 देते हैं तो हमें आउटपुट पे 1 देता है। इसी तरीके से अगर हम 1 देंगे तो 1 की केस में क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ से मतलब है कि 5 वोल्ट के साथ कनेक्शन खत्म हो जाएगी और नीचे जो है ये जो ग्राउंड है इसके साथ कनेक्शन रह जाएगी। तो ग्राउंड पोटेंशियल और आउटपुट सेम यानी ग्राउंड और आउटपुट सेम पोटेंशियल यानी 0 पोटेंशियल पे आ जाएंगी। तो इसका मतलब होगा कि आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है कि हमारे यहाँ जो आईसीज बनना शुरू हो गई। अब ये आईसीज आगे इनको मतलब नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर आईसी पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई और ये इनकी तादाद नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर आईसी बढ़ती गई। आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मल्टी कोर, एक आईसी में मल्टीपल कोर्स हैं। अब ये इन्हें ट्रांजिस्टर की जो कैपेसिटी है वो अपने आखिरी लिमिट तक पहुंच गई है, तो उसके बाद आगे हम मतलब उन ट्रांजिस्टर को बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए हमने एक आईसी में मल्टीपल कोर्स बनाना शुरू कर दिया। अब ये जो चीज़ है, ये जो मैकेनिज्म है या ये जो डिस्कवरी थी, इसने हमें क्या बना के दे दिया कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जितनी भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, उनकी एग्जिस्टेंस इसी डिस्कवरी पे है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च थी कि बूलियन अलजेब्रा और ट्रांजिस्टर्स के दरमियान रिलेशनशिप कायम हो गई। अब आते हैं कि हमारे पास यानी यही जो बिट है, जिसको हम बिट कहते हैं, वो इसी तरीके से ट्रांजिस्टर्स की मतलब वोल्टेजेस हैं। अब ये वोल्टेजेस चूंकि मेमोरी डिवाइसेस में वो वोल्टेजेस मतलब वो स्टोर होती हैं परमानेंटली, बाज में यानी पावर ऑफ भी हो जाए तो बिट्स स्टोर हो जाती हैं, यानी मतलब उसकी वो वैल्यू रहती है, वो लॉक हो जाती है। बाज में ये होता है कि जैसे मतलब मेमोरी है या रजिस्टर्स हैं, रैम या रजिस्टर्स, उसमें वो इरेज हो जाती हैं, यानी पावर ऑफ होने के बाद वो बिट्स जो वहाँ पर होती हैं वो इरेज हो जाती हैं। तो ये दो उनकी किस्में हैं। बाकी सारा मैकेनिज्म यही है कि वहाँ पर ट्रांजिस्टर्स ही पूरा यानी स्टोरेज करती हैं, यानी जो मेमोरी और उस रजिस्टर्स वगैरह में। जो बाकी डिवाइसेस हैं, मतलब स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो मैग्नेटिक हैं या ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, उनमें डिफरेंट मैकेनिज्म यानी बिट स्टोरेज के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकती हैं। तो
ये आज की पूरी यानी प्रेजेंटेशन थी जिसमें ये मेन टॉपिक्स हमने डिस्कस की, और इसको फर्दर जो आपका जो लेक्चर है वो कम्प्लीटली जो मैंने वीडियो शेयर की है उसमें आप लोग रीड कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। थैंक यू।